All right, ladies and gentlemen, I do hope that you can listen to my voice, and I'll try कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसका जो है वो एक रैपिड रिव्यू ले लें और उसके बाद फिर हम लॉज ऑफ हीमोडायनामिक्स जो है उसकी तरफ मूव आउट करें। फाइन जी, कल हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि जी आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप है, या जिसको आम जुबान के अंदर जो है वो हम LVPTL कहते हैं, ये पर्टिकुलर लूप जो है वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज का जिस वक्त आप ICUs के अंदर या CCUs के अंदर काम कर रहे होते हैं तो कार्डियक फंक्शनिंग या कार्डियक एफिकेसी देखने के लिए जो है वो इन पर्टिकुलर जो है कर्व्स को जो है ड्रॉ किया जाता है। और फेज 1, 2, 3 या 4 की एबनॉर्मेलिटी से जो है आप अंदाजा लगाते हैं कि आपका कौन सा हार्ट का जो पैरामीटर है वो खराब हुआ है, उसको किस तरीके से ठीक करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो मामला है वो जो कार्डियक एफिकेसी है वो जो है नॉर्मलाइज की जा सके। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके जो है वो 4 फेजेस होते हैं। फेज 1 फिलिंग का फेज है, फेज 2 ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, फेज 3 जो है वो आपकी इजेक्शन है, और जो फेज 4 है दैट इज सपोज टू बी ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। और हम लोगों ने बात की कि जिस वक्त जो है वो आपकी फेज 1 की एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती हैं तो ये बेसिकली आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं, या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि हाइपोवोलेमिया है, तो आपका जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि जी शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और अगर जो है वो आपका सॉरी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और अगर यही वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ गया है, तो कल हमने लैप्लास लॉ पढ़ा था कि जितना स्ट्रेच आप मसल को देंगे उतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आप ज्यादा डेवलप करेंगे, एज पर फ्रैंक स्टार्लिंग जो आपकी डिमेंशन होती हैं कि जितना भी आप किसी चीज को खींचें, किसी इलास्टिक फाइबर को, तो उतनी जो है वो कुव्वत के साथ, शिद्दत के साथ वापस कोलैप्स करेगा। तो अगर फिलिंग ज्यादा हो रही है दैट मीन्स कि वॉल्यूम ज्यादा था, तो फिर मसल के ऊपर स्ट्रेच भी ज्यादा है, इसके अंदर कोलैप्स करने की कुव्वत भी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ज्यादा डेवलप करेगा और आपकी इजेक्शन जो है वो ज्यादा होगी, और फिर आपका ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मोस्ट लाइकली आपका ग्राफ जो है वो राइटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर हम लोग जो है गुफ्तगू करें फेज 2 की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एबनॉर्मेलिटी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है आपकी कम हो रही है तो मोस्ट लाइकली जो आपकी रीजन होगी दैट इज सपोज टू बी इस्कीमिक। इसके अलावा सोडियम की एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। कैल्शियम की एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। और पोटासियम की एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, अगर पोटासियम जो है आपका कम हो, हाइपोकैलीमिया। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर भी जो है वो आपकी आपकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है बहुत अच्छी नहीं होती, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है तो उसकी सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो है वो आपकी इस्कीमिक। तो अगर इस्कीमिक रीजन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम थी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिलिंग आपकी नॉर्मल नॉर्मल थी, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम थी। एज अ रिजल्ट डिरेक्शन कम हुई और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है आपका बढ़ गया। तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर और राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट ले लीजिए, अगर आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है तो या तो सोडियम ज्यादा है या कैल्शियम ज्यादा है, या फिर आपकी जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो ग्राफ है, जब ये तमाम चीजें ज्यादा होंगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपका फेज 2 ऊपर की तरफ जाएगा, उसी हिसाब से फेज 3 बढ़ जाएगा और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। तो अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इसकी ऑपोजिट साइड के अंदर, जबकि डाउनवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट आपका हो रहा था अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो आपकी कम थी। तीसरा जो हमने आपकी जो है वो एबनॉर्मेलिटी जो है उसको देखा था, उसमें हमने देखा फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी। लेट सपोज कि अगर आप 80 के प्रेशर के ऊपर जो है वो ब्लड को यहाँ पर इजेक्ट नहीं कर पा रहे, तो दो रीजन हो सकती हैं कि या तो एओर्टिक वाल्व बहुत तंग हो चुका है जिसको हमने स्टीनोसिस कहा था, या आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो जो है वो आपका सही तरीके से जो है वो बंद नहीं हो पा रहा, जिसको हमने रिगर्ज कहा था। दोनों ही सूरतों के अंदर अगर जो है वो आपको ब्लड यहाँ पर इसकी ओपनिंग तंग हो गई है ड्यू टू वन रीजन और अनदर रीजन, और इंजेक्शन नहीं हो पा रही, तो आप इसको प्रेशर लगा रहे होंगे लगा रहे होंगे लगा रहे होंगे, तो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो ऊपर जा रही होगी, लेकिन इंजेक्शन जो है वो कम नहीं हो रही, कम हो रही होगी। तो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में आपको शिफ्टेड मिलेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ब्लड फेंक रहे हैं लेकिन आपका एओर्टिक वाल्व जो है वो इनसफिशिएंट हो गया है, ये बंद ही नहीं हो पा रहा, तो जैसे आप फेंकेंगे आपका ब्लड घूम कर वापस वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप जितनी मर्जी फोर्स डेवलप कर लें, आपकी जो इजेक्शन है वो कम हो रही है।
बिकॉज के वॉल्यूम तो ज्यादा है, आप यहाँ से भी एट्रियल कंपार्टमेंट से भी ब्लड को ले रहे हैं और वो आपके ऑर्टा से वापस यहाँ पर सीप आउट भी कर रहा है, तो वॉल्यूम तो आपका ज्यादा है। सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप लगा रहे हैं वो भी आप नॉर्मल लगा रहे हैं, लेकिन इजेक्शन फिर भी नहीं होता। तो आपका राइटवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको जो शिफ्ट जो है आपके कर्व के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, वो मोस्ट लाइकली आपकी जो है वो इजेक्शन में जो वेलुलर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसके साथ जो है वो देखने को मिलेगा। फेज 4 मैंने आपसे कहा था कि यूजली जो है वो अपनी एबनॉर्मेलिटीज के साथ प्रेजेंट नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल कि आपका जो हार्ट रेट है वो 300 को क्रॉस कर जाए। उसमें जो रिलैक्सेशन का फेज है वो इतना कम हो जाएगा कि फिलिंग जो है वो आपकी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज की जो फिलिंग है वो आपकी जो है वो रिलैक्सेशन के अंदर होती है। अगर फिलिंग नहीं होगी तो फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम है तो फिर जाहिर है कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन कम है, इजेक्शन कम है, तो तमाम डायनामिक्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे। और अगर ये चारों डायरेक्शंस के अंदर आपका ग्राफ जो है सुकड़ जाए तो ये मोस्ट लाइकली आपकी फेज 4 की अबनॉर्मेलिटी होगी। और फेज 4 उस वक्त डेवलप होता है जब कोई सीरियस एरिथमिया जो है आपके यहाँ डेवलप हुआ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल एट्रियल जो है वो आपका टेकिकार्डिया डेवलप हुआ हुआ हो, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया डेवलप हुआ हुआ हो, एट्रियल फ्लटर डेवलप हुआ हुआ हो, एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हुई हुई हो। जहां पर भी आपका हार्ट रेट जो है ना वो आपका 280 से ऊपर कहीं पर क्रॉस कर रहा होता है, तो वहां पर ही आपकी नॉर्मेलिटी जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी स्टडीड यस्टरडे मॉर्निंग। और आपकी जो ये तीन ग्राफ्स वैसे जो है गेनोम के अंदर भी दिए हुए हैं 23rd एडिशन के अंदर, लेकिन बिकॉज के 25th में मेरे ख्याल से उसने इन ग्राफ्स को ओमिट कर दिया। इसने तीन सिचुएशन दिखाई हैं कि आपका ग्राफ जो है वो कौन कौन सी जो है सिचुएशंस के अंदर जो है वो शिफ्ट हो सकता है। इंक्रीज प्रीलोड, जो प्रीलोड का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपका टोटल एंड डायस्टलिक वॉल्यूम होता है। एक डायस्टली के अंदर आपने जितना ब्लड जो है वो आपने एक्युमुलेट कर लिया है हार्ट के अंदर, उसको उसको मेडिसिन की जुबान के अंदर प्री लोड कहते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम आपका है उस वॉल्यूम को जो है प्री लोड कहा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो अल्टीमेटली आपका ग्राफ राइट में जाएगा, उसी हिसाब से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगी, उसी हिसाब से आप इंजेक्शन जो है उसको डेवलप ज्यादा करेंगे, और फिर मामला वापस एक नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम की तरफ जो है वो आ जाएगा। तो अगर ये राइटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा हो तो मोस्ट लाइकली आपका जो है प्री लोड यानी कि वॉल्यूम की जो है नॉर्मेलिटी आपके पास एग्जिस्ट करती है, या हाइपरवोलेमिया का उसने ग्राफ दिखाया। इसी तरह से उसने दिखाया कि इंक्रीज आफ्टर लोड, वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट आपका जो वेंट्रिकल है उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि वो प्रेशर जो कि आपके एओर्टा के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है, या आम जुबान के अंदर अगर मैं ब्लड प्रेशर जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ब्लड प्रेशर जो है उसको स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर टर्म्स के अंदर जो है आफ्टर लोड कहा जाता है। तो प्री लोड वो प्रेशर जो कि आपने वॉल्यूम इकट्ठा करके जो है डेवलप किया है, और आफ्टर लोड वो प्रेशर अगेंस्ट विच आपने वॉल्यूम को जो है वो पुश करना है, दैट इज आफ्टर लोड। तो अगर आपका आफ्टर लोड ज्यादा था, फॉर एग्जांपल एओर्टा में प्रेशर ज्यादा था, आपकी जो है वैल्वुलर कोई एब्नॉर्मेलिटी जो है एग्जिस्ट करती थी, तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है वो बढ़ेगी, बिकॉज यू हैव टू पुश द ब्लड अगेंस्ट टू मच ऑफ द प्रेशर। बिकॉज के आगे प्रेशर कम है, आपका प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा जो है आपका जो ब्लड उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितना प्रेशर आप मैक्सिमम लगा सकते थे उतनी इंजेक्शन हो गई, लेकिन दोबारा नीचे से आपकी रिलैक्सेशन स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आपका जो इंजेक्शन है वो कम रहता है। तो अगर ग्राफ जो है वो आपका अपवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रहा हो, तो फिर उस पर्टिकुलर सिनारियो को जो है हम लोग बोलेंगे कि जी आपका जो ग्राफ है उसके अंदर मोस्ट लाइकली आपकी जो है आफ्टर लोड की एबनॉर्मेलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से उसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी का दिखाया है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम की एबनॉर्मेलिटी है या आपकी कैल्शियम की एबनॉर्मेलिटी है मोस्ट लाइकली, जहां पर आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है तो इजेक्शन ज्यादा है और आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कम होगा। तो अगर ग्राफ आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको जो है वो शिफ्ट मिले तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर पड़ा। तो इसने ये तीन शिफ्ट इंपॉर्टेंट दिखाई है वॉल्यूम की, जहां पर आपका राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो मामला जो है वो शिफ्ट होता है, और लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका नॉर्मलाइज रहता है। जो आपका आफ्टर लोड की नॉर्मेलिटी है, यानी कि आपकी हाइपरटेंशन है या वेल्वुलर प्रॉब्लम है, उसमें मामला अपवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट होता है। जबकि अगर आपका जो है वो कॉम्पैक्टिलिटी होगी तो अपवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्राफ जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इन शिफ्ट्स को आप देखते हुए जो है वो आप अंदाजा लगाते हैं कि हार्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर जो है वो खराब हो गया है। फेज 1 में कहीं पर कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, यानी कि वॉल्यूम की कोई एबनॉर्मेलिटी है, या कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, यानी कि कोई इस्केमिक या आयोनिक एबनॉर्मेलिटी है, या फिर
आपकी जो है वो जो टोन है, वैस्कुलर टोन है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, या फिर आपका जो है कोई वैल्वुलर प्रॉब्लम है, यानी कि फेज 3 की कोई एबनॉर्मेलिटी है, या फिर कोई फेज 4 के अंदर जो है प्रॉब्लम जो है आपका एग्जिस्ट करता है। और जब आप इस प्रॉब्लम को जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, या उसका हिंट ले लेंगे, या उसका आइडिया लगा लेंगे, तो फिर कार्डियक जो एबनॉर्मेलिटी है उसको ठीक करना जो है वो ज्यादा आसान काम हो जाता है। और फिर ये ग्राफ्स आप मल्टीपल जो है वो डेवलप करते रहते हैं जब भी आप आईसीयू सीसीयू के अंदर होते हैं, और ये आपको बताता है कि जी आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो अगर तो आपका जो ग्राफ है वो नॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो है वो वापस आना शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। अदरवाइज वी हैव टू लुक कि आपसे गलती जो है वो कहाँ पर हुई है, बिकॉज कि ये ग्राफ जो है वो मुस्तकिल आपको जो है कार्डियक पैरामीटर्स की इसेंशियल जो डायनामिक्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन द आईसीयूज एंड सीसीयूज। और एग्जाम के अंदर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ये सवाल पूछा जाता है। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो है वो हम लोग जो है वो हीमोडायनामिक लॉज है उनकी तरफ जो है मूव कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लॉज हैं जिसको जो है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे बिफोर मूव ऑन टू द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। और ये जितने भी तमाम के तमाम आपके लॉज जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, इन तमाम के तमाम लॉज का जो बेसिक मकसद है वो आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को वन वे और अदर वे जो है वो डिपेक्ट करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हम होम्योस्टेसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज के एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई को इंश्योर करता है, और एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई नॉर्मल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स को और हेंस नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंश्योर करता है। अगर ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो फिर आपकी ब्लड सप्लाई में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, उसी हिसाब से सेलुलर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। और अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है तो जो सेल की इटसेल्फ सर्वाइवल है वो अल्टीमेटली अफेक्ट हो रही है। दैट इज व्हाई आपका जो ब्लड प्रेशर और कंट्रोल है उसको इतने पर्टिकुलर लॉज के जरिए जो है वो आप मॉनिटर करते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमनेस्ट जो आपका जो है वो लॉ है जो ये बयान करता है कि जी आपका जो है वो कितनी प्रेशर जो है वो डेवलप हो सकते हैं किसी भी चेंबर के अंदर, चाहे वो हार्ट के अंदर हो या चाहे वो वेसल के अंदर हो। तो ये आपको बताता है कि जो आपका प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और अगर हम ये देखें कि इसकी कोई हम वो स्टेटमेंट लेते तो बताता है कि जो रेडियस ऑफ कार्डियक चेंबर है अगर ये इंक्रीज हो जाए तो a greater tension must be developed in the myocardium to produce any given pressure। इसका मतलब ये है कि जितना जो है वो आपने फाइबर जो है उसको खींच लिया है, अगर जो है वो इसका फाइबर जो है उसको खींच लिया गया है और ये फाइबर लेट सपोज कार्डियक चेंबर है, लेट सपोज एक 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 फाइबर है जो कि कार्डियक चेंबर को उसने ऑल अक्रॉस जो है वो इनसर्कल किया हुआ। अब अगर जो है वो आप इस पर्टिकुलर जो है वो फाइबर को जो है वो फैला रहे हैं, ज्यादा जो है टेंशन इसके अंदर इसके अंदर जो है डेवलप कर रहे हैं, इसका जो फैलाव हुआ इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर ब्लड जो है वो आप ज्यादा जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जितना इसका फैलाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसका रेडियस जो है वो अल्टीमेटली जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जितना रेडियस जो है वो आपको बढ़ता चला जाएगा उतनी ही आपको जो है वो टेंशन इस पर्टिकुलर मसल के अंदर जो है वो ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप एक स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो डेवलप कर सके, जिस प्रेशर के ऊपर जो ब्लड का पुश आउट है इनटू द एओर्टा वो पॉसिबल हो सके। यानी कि अगर आपने इसको ज्यादा फैला लिया है तो अब इसके अंदर आपको टेंशन भी ज्यादा जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, और जितनी टेंशन डेवलप होगी उतनी ही फोर्स से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि एक नॉर्मल ब्लड जो आपका वॉल्यूम है उसको जो है बाहर इंजेक्ट किया जा सके। सो इसका जो फैलाव है यानी कि जितना आपका जो है वो प्रेशर एग्जिस्ट करता होगा वो बेसिकली टेंशन पर डिपेंड कर रहा होगा कि जितना आपने इसको फैलाया होगा उतनी ही टेंशन ज्यादा डेवलप हुई होगी। लेकिन जो रेडियस है उसके जो है इनवर्स है, अगर रेडियस जो है उसको जो है आप फैलाते चले जाएं अल्टीमेटली तो प्रेशर जो है वो आपका कम होता चला जाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर आप रेडियस को कम करते चलाएं तो प्रेशर जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इट मीन्स कि कोई भी आपका प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता होगा अगर आपके किसी भी क्लोज चेंबर के अंदर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी टेंशन के, यानी कि टेंशन के बराबर होगा, उतनी ही टेंशन एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन रेडियस जो है वो इसके ऑपोजिट जो है वो आपका एग्जिस्ट करता होगा। तो दिस इज द लैपलास लॉ, जो कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट लॉज है, जो कि आपको बताता है कि जी किसी भी पर्टिकुलर
जो प्रेशर है उसके ऊपर टेंशन कितनी है और उसके ऊपर जो रेडियस है वो आपका कितना है, इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि जी मामला जो है वो क्या है। क्या आपने जो है वो रेडियस को कम करके प्रेशर में एब्नॉर्मेलिटी प्रोड्यूस किया है, या आपने टेंशन को बढ़ाकर जो है वो आपने एब्नॉर्मेलिटी जो है वो प्रोड्यूस की है। दोनों ही सूत्रों के अंदर आपका जो है प्रेशर बढ़ सकता है, और रेस प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को जो है आपका नेगेटिवली जो है वो मॉनिटर करेगा। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लड फ्लो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टिश्यू नीड है। दैट मीन्स कि जितना टिश्यू नीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 84 का जो ब्लड है जो कि आपके ऑर्टा से इंजेक्ट होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर अप हो जाता है। 60 आपका जो 64% है आपका जो है वो वेन्स के अंदर होता है, 3% आर्टरीज के अंदर होता है, 7% जो है वो आपका आर्टेरियोल्स के अंदर होता है। ये बेसिकली याद रखने की बातें हैं जो कभी कभार आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछ ली जाती हैं। कार्डिक आउटपुट जो है जी वो टिश्यू फ्लो के जरिए जो है कंट्रोल किया जाता है। जितना आपका जो है वो टिश्यू नीड ज्यादा होगा उतना ही टिश्यू फ्लो ज्यादा होगा। जितना टिश्यू फ्लो जो है वो आपका ज्यादा होगा उतना ही जो है आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होगा। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द टिश्यू फ्लो। और जो आपका आर्टिरियल प्रेशर होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अबव टू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपका जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ जाए, चाहे टिश्यू रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बढ़ जाए, लेकिन जो आर्टीरियल प्रेशर है उसके अंदर जो है कोई तब्दीली नहीं आएगी। चाहे कार्डिक आउटपुट में इंक्रीज हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टिश्यू डिमांड इन है बयान, चाहे ब्लड फ्लो बढ़ी क्यों ना जाए, और चाहे आपका जो रियल प्रेशर है दैट इज ये कैसे कंट्रोल होता है, आपके ब्लड फ्लो को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर डिफरेंस के, जो कि दो एंड्स के दरमियान आपका एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कार्डियक एंड आपका और जो आपका वैस्कुलर एंड है उसके दरमियान जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और रेडियस ऑफ द जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ जो आपका ब्लड वेसल होता है उसको जो है वो अल्टीमेटली जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना फ्लो कम होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही फ्लो जो है वो आपका जो है वो ज्यादा होगा। और डेल्टा पी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक एंड द वैस्कुलर एंड। तो दैट इज ओम्स लॉ जो कि ब्लड फ्लो जो है उसको जो है मॉनिटर करता है। लैमिनार फ्लो आपका जो ब्लड होता है जी ब्लड वेसल्स के अंदर वो इंटरनली जो है वो कोटेड होती हैं थ्रू सेवरल ग्लाइकोप्रोटीन्स जिन्होंने इसकी सरफेस को जो है स्मूथ किया हुआ होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ब्लड है वो बहुत जो है वो स्मूथली जो है वो वेसल्स के अंदर जो है वो मूव आउट कर रहा होता है। अगर जो है वो किसी वजह से आपकी जो वेसल की जो इंटरनल सरफेस है उसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो डैमेज हो जाए तो आपका जो इंटीरियर है दैट बिकम्स इरेगुलर। और जब इसका आपका इंटीरियर जो वेसल का है वो अगर इरेगुलर हो जाए तो उसमें से जो गुजरने वाला ब्लड होगा उसके अंदर जो है वो वर्लपूल्स जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स उसमें टर्बुलेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है अगर आपने देखा हो कि जी किसी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अगर जो है वो किसी चश्मे के पानी जो है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में से गुजर रहा है और उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारी टर्बुलेंस जो है प्रोड्यूस हो रही होगी। लेकिन अगर जो है वो आपको उसकी बेस के अंदर पत्थर नजर जो है वो नहीं आ रहे हैं तो फिर उसका जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ कामली जो है वो चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी झील के अंदर जो है वो चल रहा होगा। तो अगर ब्लड फ्लो जो है उस अगर आपकी जो ब्लड वेसल है वो हेल्थी है और उसके अंदर जो है कोई बम्प्स एंड डेंट्स जो है पड़े हुए नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हो जाते हैं या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जब हीलिंग होती है तो उसमें आपका जो वेसल का कंटूर है वो नॉन स्मूथ हो जाता है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिकॉज कि आपका जो फ्लूइड है उसको जो है वो इरेगुलरिटी के अगेंस्ट जो है वो मूव करना पड़ रहा है, तो इसके अंदर जो टर्बुलेंस है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो टर्बुलेंस है ये बेसिकली जो है वो फ्रिक्शन को ज्यादा करती है और इन द लॉन्ग रन आपकी वेसल्स को जो है वो डैमेज करती है। तो ये जो टर्बुलेंस का प्रोड्यूस होना है, ये टर्बुलेंस का प्रोड्यूस होना आप जिस पर्टिकुलर जो है वो नंबर से जो है वो मॉनिटर करते हो उसको जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कहा जाता है। जितना जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर जो है बढ़ता चला जाएगा उतना ही जो है वो आपका टर्बुलेंस के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे।
उतना ही इंडिकेटर होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो हेल्थ है दैट इज नॉट हेल्दी, और कोई ना कोई डिसऑर्डर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसने आपके ब्लड फ्लो को जो है वो लैमिनार से यानी कि स्मूथ फ्लो से जो है वो आपका टर्बुलेंट या रेनॉल्ड्स फ्लो जो है उसको जो है वो आपका बनाया हुआ है। सो दिस इज द अदर लॉ जो कि हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। मॉनिटर कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर नंबर को? आप जो है वो वेलोसिटी से जो है वो मेजर करते हैं, डेंसिटी जो है वो मेजर करती है, इसी तरह से आपकी जो विस्कोसिटी है वो मेजर करती है, और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है जो कि इसको हेल्प आउट। तो ये एक फिजिक्स या जो फ्रिक्शन है उससे जो है वो इस पर्टिकुलर नंबर को निकाला है। जितना आपका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा उतना ही जो है वो टेंडेंसी ऑफ टर्बुलेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और जितनी टेंडेंसी ऑफ टर्बुलेंस बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपका डैमेज टू द वेसल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। कंडक्टेंस यानी कि बेसिकली तो हम ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, और यहाँ पर सीबीएस के अंदर जो है कंडक्टेंस का जो है मतलब ये है कि आपने जो ब्लड है उसको कितने आसानी से जो है वो कंडक्ट करा दिया है थ्रू ब्लड वेसल्स, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये बेसिक इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ओम्स जो आपको पता होना चाहिए, रेनॉल्ड्स पता होना चाहिए, लैप्लास पता होना चाहिए, फ्रैंक स्टार्लिंग पता होना चाहिए। ये पूरे 5-5 नंबर के सवाल आपके प्रॉप अंदर आ भी जाते हैं, और जो वाइवा है उसके अंदर भी जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जी ये लॉज जो है वो आपके क्या हैं। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका लॉ आता है दैट इज पोजालिस लॉ। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर आपकी तमाम की तमाम जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो है वो डिमेंशंस मौजूद होती हैं, और यही आपको सबसे ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि जी आप फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था पुजाल, और उसने जो है वो इस लॉ को जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो लॉ है ये बेसिकली जो है वो आपका मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपका जो फ्लो है या जो ब्लड फ्लो है, जो सप्लाई ऑफ ब्लड है, और अल्टीमेटली आपके प्रेशर की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। जितना प्रेशर जो है वो आपका अच्छा होगा, फ्लो उतना ही जो है आपका अच्छा होगा। तो बिकॉज कि ये आपको जो है मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछते हैं। पाई जो है वो आपका कांस्टेंट है, डेल्टा पी जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो दो एंड्स के दरमियान अभी मैंने आपसे कहा कि प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कार्डियक और वैस्कुलर एंड्स के दरमियान। और जो R4 है ये रेडियस टू द पावर 4 जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लो रेडियस जो है उसको एक टाइम जो है वो बढ़ाया जाएगा तो आपका जो फ्लो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो सकता है, और अगर रेडियस जो है उसको 1 टाइम जो है वो कम कर दिया जाएगा तो जो फ्लो है वो आपका 4 टाइम्स जो है वो कम हो सकता है। तो डेल्टा पी आपका जो फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और इनटू द रेडियस उसकी जो पावर 4 है डिवाइडेड बाय 8, और जो ये आपका सिंबल है ये बेसिकली जो है वो आपका विस्कोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और यानी कि जितनी विस्कोसिटी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी उतना ही फ्लो कम होगा। अगर आप किसी वेसल में से जो है वो पानी को गुजारना शुरू करें और उसी वेसल में से शहद को गुजारना शुरू कर दें, तो जाहिर है शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसका फ्लो जो है वो उसी प्रेशर के साथ कम होगा। तो जितनी विस्कोसिटी जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम ब्लड की विस्कोसिटी की बात करते हैं। अगर ब्लड की विस्कोसिटी में आप तब्दीली लाना चाहेंगे तो दो तरीके से ला सकते हैं, या तो वॉल्यूम में तब्दीली लाएंगे या फिर उसका जो सेलुलर एलिमेंट है उसके अंदर जो है वो तब्दीली लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो आप वॉल्यूम को जो है वो कम कर दें, हाइपोवोलेमिया हो जाए, तो सेलुलर एलिमेंट इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा दिया जाए तो ये डाइल्यूट हो जाएगा सेलुलर एलिमेंट, आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर सेलुलर एलिमेंट जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइथीमिया है, फॉर एग्जाम्पल ल्यूकीमिया है, फॉर एग्जाम्पल लिम्फोमा है, ये वो तमाम डिसऑर्डर है जिसमें सेलुलर एलिमेंट बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर प्लाज्मा प्रोटीन का जो है कोई ट्यूमर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल माइलोमा है, प्लाज्मा प्रोटीन का ट्यूमर, प्रोटीन भी ज़ाहिर है कि प्लाज्मा के अंदर पड़े होते हैं, तो अगर आपका प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल माइलोमा के साथ जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उस सूरत में भी आपकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ सकती है। इसी तरह से अगर सेलुलर जो है वो आपका जो है वो एलिमेंट कम हो जाए, फॉर एग्जांपल एनीमिया है, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो बोन मैरो जो है वो डैमेज हो गया है जिसकी वजह से आपके जो ब्लड के सेल्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, या फिर आपका लिवर का डैमेज है,
या फिर जो है वो आपका जो है वो किडनी का डैमेज है, यहाँ पर जहाँ पर आपका जो प्रोटीन है उसके लेवल्स को मॉनिटर किया जा रहा था। तो किडनी लिवर जो है प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, और किडनी जो है वो उनको फिल्टर आउट होने से रोकता है। तो अगर इन दोनों के फेल्योर्स जो है वो आपके डेवलप हो रहे हो, तो उस सूरत में भी आपकी जो विस्कोसिटी है ब्लड की जो घट सकती है। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फ्लो उतना ही कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो आखिरी इसमें पैरामीटर है एल, दैट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल। जाहिर सी बात है, लॉन को पानी देते हुए देखा हो कि अगर आपका जो पाइप है वो बहुत तवील है, तो फिर अल्टीमेटली उसमें से जो पानी जिस प्रेशर से निकल रहा होगा वो कम होगा। जबकि अगर इसकी लेंथ जो है वो कम है, तो फिर पानी जो है वो इसके एंड से ज्यादा तेजी से जो है वो निकलेगा। तो फ्लो जो है, जितनी वेसल की लेंथ बढ़ाते चले जाओगे, फ्लो जो है वो कम होता चला जाएगा। बिकॉज के जिस प्रेशर से आपने इस पाइप में पानी जो है उसको छोड़ा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज फ्रिक्शन लग रही है लग रही है लग रही है, तो जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो टर्मिनल एंड से जब आपका पानी जो है उसका इखराज होगा, तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो फ्लो अलोंग द लेंथ जो है वो आपको कम होता चला जाता है। तो जितना जो है वो आपका लेंथ ऑफ ब्लड वेसल जो है वो ज्यादा होगी, उतना ही जो है वो आपका जो फ्लो है वो कम जो है वो आपका एग्जिस्ट करता होगा। सो जो आपका ब्लड फ्लो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, दैट इज प्रेशर डिफरेंसेस टू द पार 4 रेडियस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका विस्कोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका लेंथ ऑफ ब्लड वेसल के। इसको जो है आप ओजालेस लॉ जो है वो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका लॉ है, इसी के ऊपर जो है आप मेजर टाइम जो इस्टेब्लिश करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, तो एबनॉर्मेलिटी जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रही है, रेडियस की एबनॉर्मेलिटी है, विस्कोसिटी की है, या लेंथ में कोई खराबी डेवलप हो गई है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है। तो दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द हीमोडायनामिक्स। ये लॉ आपको आना चाहिए, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अभी हम लोग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। कि आपका जो लिम्फ है वो किस तरीके से जो है वो बनता है, और फिर जो लिम्फ है उसको वापस जो है वो जो आपकी ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वॉल्यूम है उसका जो पार्ट है वो कैसे बनाया जाता है। जब भी आपका जो आर्टेरियोलर सिस्टम है उसके से कैपिलरी जो है स्प्राउट आउट करती है, तो इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जो है आपका एक प्री कैपिलरी जो है स्फिंक्टर जो है वो मौजूद होता है। ये इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि एक स्टेबल क्वांटिटी के अंदर, एक स्टेबल मिकदार के अंदर जो ब्लड है वो आपकी कैपिलरी को फ्लो करे, बिकॉज कि ये सिंगल वॉल्ड आपकी जो है वेसल्स होती है, और अगर जो है प्रेशर में जरा सी भी तब्दीली आए तो उनके रप्चर होने का जो है वो खतरा होता है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कि इस बात को एस्टेब्लिश करता है। कैपिलरी के जो इंटरमीडिएट आपके जो सेल्स पड़े हुए होते हैं, उन जो उनके दरमियान जो है इंटरमीडिएट बुनियादों के ऊपर पोर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, 6 to 7 नैनोमीटर के करीब होते हैं। देयर जस्ट शाई ऑफ द डायमीटर जो कि आपके रेड ब्लड सेल का होता है, तकरीबन 9 माइक्रोमीटर रेड ब्लड सेल का डायमीटर होता है, और तकरीबन जो है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसका डायमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपका ब्लड जो है वो आपकी कैपिलरी के ऊपर पहुंचेगा और उसमें से पुश आउट हो रहा होगा ऑक्सीजन खाते हुए, तो इसका जो वाटर कंपोनेंट है वो अल्टीमेटली आपकी कैपिलरी से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन दो चीजें जो है आपकी इस पर्टिकुलर कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकती, एक आपका आरबीसी नहीं जा सकता, और एक आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ से विदाउट नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है कि इन दोनों के जो डायमीटर्स हैं वो इस पर्टिकुलर पोर से जो है वो ज्यादा है। तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी जहां पर आपका जो कैपिलरी का सेल है वो डैमेज हो जाए, या जो पोर है ये किसी वजह से जो चौड़ा हो जाए, उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ये दो चीजें भी आपकी जो है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जो है वो सीप आउट होना शुरू हो जाती है। रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपने नहीं होना चाहिए था लिम्फ के अंदर, वो भी अल्टीमेटली जो है वो पहुंचना शुरू हो जाता है। सो ये जो आप फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, बेसिकली जो आप ब्लड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कैपिलरी के अंदर, दैट इज प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा है अगर वो सारा का सारा जो है अपनी उसी कंसिस्टेंसी के अंदर जो कि आपका कैपिलरी के अंदर मौजूद था, आपका जो है वो इंटरस्टिशियम की तरफ जो है वो निकल जाए,
माँ सिवाय इसके कि उसमें आरबीसी एग्जिस्ट ना करता और उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, बाकी उसकी सारी की सारी जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी प्लाज्मा वाली ही हो, तो बेसिकली ये प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट ही है। तो ये जो प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, तो बेसिकली इंटरस्टिशियल जो है वो टिश्यूज के अंदर आपका जो है वो स्लिप आउट करता है जब आपका ब्लड कैपिलरीज में से गुजर रहा होता है। वही बेसिकली जब आपका एब्जॉर्ब होता है वेन्यूलर एंड के ऊपर जाकर, तो उस एब्जॉर्प्शन के बाद अल्टीमेटली जो है वो लिम्फेटिक कंपार्टमेंट जो है उसका पार्ट बन जाता है, और फिर लिम्फेटिक कंपार्टमेंट का जितना भी आपका फ्लूइड होता है वो अल्टीमेटली डंप आउट हो जाता है आपके वीना केवा के अंदर थ्रू द लिम्फेटिक ट्रैक्ट। तो ये जो आपका फ्लूइड बन रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा है, और जब दूसरी साइड के ऊपर ये ऊज आउट होगा तो ये अल्टीमेटली लिम्फेटिक कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो जब तक टिश्यू के लेवल के ऊपर जो है वो आपका मौजूद है, तो वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा, और जैसे ही आपके लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये अल्टीमेटली जो है वो आपका लिम्फ जो है वो कहलाएगा। इसके अलावा जो है हमारे जो है वो प्लाज्मा लेवल वेसिकल्स पड़े होते हैं, जो कि बेसिकली वेसिकुलर चैनल्स होते हैं। इनके जरिए जो है आप कुछ क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन्स को जो है या कुछ क्वांटिटीज के अंदर जो है आप बड़े जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बड़े अमीनो एसिड्स हैं, बड़ी प्रोटीन पेप्टाइड्स हैं, उनको जो है वो आप इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो पुश आउट कर सकते हैं। जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका लिवर होता है, जो जीआईटी होता है, और जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, इनके अंदर स्पेसिफिक जो है वो ये पोर्स जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो स्पेसिफिक पोर्स हैं ये आपकी इंक्रीज वेस्कुलरिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो फॉर्मेशन होती है वो एक्सेसिव होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज के ब्रेन को तो आपने सीएचएफ प्रोवाइड कर कर जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करना है। लिवर के अंदर जो है वो बेसिकली आपने जो है वो मेटाबॉलिज्म चलाना है, रिक्वायर्ड जीआई के टी के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, और ग्लोमेरुलस के अंदर बिकॉज फिल्ट्रेशन ज्यादा है, तो ये रिक्वायर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्स जो कि आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। तो ये चार बेसिक एक्सेप्शन है जहाँ पर स्पेसिफिक पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है स्पेसिफिक टाइप का जो है प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वेजोमोशन मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड है, यानी कि जितना मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका ऊपर जाएगा उतना ही जो है आपका वैस्कुलर फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जितना मेटाबॉलिज्म कम जाएगा उतना ही वैस्कुलर फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा वेसल का डायमीटर जो है वो फैल जाएगा, और जितना ही मेटाबॉलिज्म आपका कम होगा वेसल का जो डायमीटर है वो आपका सिकुड़ जाएगा। ये बेसिकली जो है वो वेजोमोशन जो है प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो कहलाती है। लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मूवमेंट आपकी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंटरस्टिशियल फ्लूइड फॉर्मेशन के ऊपर वो डायरेक्टली जो है डिफ्यूज आउट हो सकते हैं। जबकि जो आपके नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं दे ऑलवेज रिक्वायर चैनल्स और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात हम लोग जो है वो ऑस्मोलैरिटी के अंदर जो है डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग जो है वो इसकी जो है वो कोई डायग्राम जो है उसको जो है वो निकालना चाहें, तो सपोज कि ये हमारा जो है वो कैपिलरी एंड है, और जब भी आपके जो कैपिलरी पोर इसमें से ब्लड जो है वो गुजर रहा है, तो आपके जो कैपिलरी पोर्स हैं उसमें से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर ऊज आउट होता है। जिस वक्त आपका फ्लूइड जो है वो आपका इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो ऊज आउट हो रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपके जो है वो सेल्स पड़े हुए थे इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर, उनको जो है वो बेच करते हुए जो है वो यहाँ पर गुजर रहा है। दैट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग। एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इसने इनको वेट रखा हुआ है ताकि जो आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, वो जो बॉडी की मूवमेंट है, सॉरी व्हाट, द स्लाइड इज नॉट विजिबल। सो वी हैव गॉट दिस कैपिलरी, और यहाँ पर लेट्स सपोज तो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो इस पर्टिकुलर फ्लूइड ने जो है उसको मूव आउट जो न्यूट्रिशन है उसको भी जो है प्रोवाइड करेगा। जिस वक्त जो है वो आप यहाँ पर जो है वो कैपिलरी के जरिए इस फ्लूइड को लेकर आए हैं, तो यहीं से एक और कैपिलरी जो है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से जो है वो ओरिजिनेट कर रही होती है, जिसको आप लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं।
बिकॉज के जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो आ रहा होता है तो अल्टीमेटली जो है वो इसके अंदर जो है वो सक्शन हो रहा होता है। उसकी रीजन ही होती है बिकॉज के आपका जो लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट जो है वो आप वीना से जो है जुड़ा हुआ है, और ये जितना भी फ्लूइड यहाँ से इकट्ठा हो रहा होता है वो अल्टीमेटली वीना केवा के अंदर जो है डंप हो रहा है। बिकॉज के वीना केवा जो है वो कॉन्टिन्यूली जो है वो हार्ट की तरफ एट्रियल कंपार्टमेंट की तरफ जो है मूव कर रहा है, जहाँ पर प्रेशर जो है वो आपका जीरो के करीब एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जो एट्रियल कंपार्टमेंट होता है वो ब्लड को सक कर रहा होता है। बिकॉज के लिम्फेटिक डक्ट जो है वो आपका वीना केवा में खुल रहा है और वीना केवा एट्रियल कंपार्टमेंट में खुल रही है, तो इनका जो लिटरली प्रेशर होता है इस सक्शन की वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है एग्जिस्ट करता है। या अगर हम सेक्शन की बात करें कि ये क्वांटिटी इसको सक आउट कर रहा है, कि अगर ये वीना केवा में खुल रहा है और वीना केवा जो है अगर हम लिम्फेटिक डक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में खुलता है, जबकि जो वीना केवा है वो इस डायरेक्शन में ब्लड को लेकर जा रहा है। तो अगर ये इसमें इस डायरेक्शन में डंप कर रहा है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो ब्लड है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो बेसिकली जो है वो इसने इस पर्टिकुलर चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो है वो इस पर्टिकुलर फ्लूइड को खींचना शुरू कर दिया, सक करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो लिम्फेटिक डक्ट होता है उसमें जो प्रेशर पड़ा हुआ होता है वो रिलेटिवली जो नेगेटिव होता है, यानी कि जीरो से भी कुछ कम होता है। बिकॉज के प्रेशर यहाँ पर जीरो से भी कुछ कम होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो लिम्फेटिक कैपिलरी यहाँ से उठ रही है ये कॉन्टिन्यूस ग्राउंड पे एबर्टली जो है फ्लूइड को सक करती रहती है। तो आपका जो कैपिलरी एंड है उससे जो है फ्लूइड ऊज आउट होता रहता है। आपके जो सेल्स हैं उनको बेच करते हुए जैसे ही जो है वो आपके जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसके एंड तक पहुंचेगा, तो यहाँ से ये फ्लूइड सक आउट हो जाएगा, फिर नया फ्लूइड बनेगा, फिर यहाँ से सक आउट हो जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूली फॉर्म होता रहता है और कॉन्टिन्यूली जो है आपका सक आउट होता रहता है। सो ये जो आपका जो सक्शन फिनोमेना है उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के ऊपर जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता। अब अगर इसी पर्टिकुलर जो है वो सिनेरियो को देखें कि हमने कहा कि ये कैपिलरी आपकी और दरमियान के अंदर जो है वो आपका सेलुलर एलिमेंट जो है वो पड़ा हुआ है, और इस सेलुलर एलिमेंट को जो है वो आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बेच कर रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरी जो है आपकी पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप जो है फ्लूइड को ऊज आउट करवा रहे हैं, और फ्लूइड जो है वो आपका यहाँ से तमाम के तमाम टिश्यू को जो है बेथ आउट करता हुआ जब यहाँ पर पहुंचा है, तो बिकॉज के यहाँ पर प्रेशर जो है आपका नेगेटिव एग्जिस्ट करता था, ये यहाँ पर सक इन हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिवली देयर इज नो फ्लूइड एट द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। फ्लूइड बन रहा है और कॉन्टिन्यूली सक हो रहा है, कॉन्टिन्यूली बन रहा है, कॉन्टिन्यूली सक हो रहा है, कॉन्टिन्यूस ग्राउंड्स के ऊपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो रही है, आपकी वेटनेस भी प्रोवाइड हो रही है, जो डिमिनिशन आपने करना है फ्रिक्शन को वो भी डिमिनिश हो रहा है। तो वर्चुअली देयर इज नो फ्लूइड एट इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। अगर यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के ऊपर जो है फ्लूइड इकट्ठा शुरू होना हो जाए या डंप होना शुरू हो जाए, तो आपका टिश्यू जो है स्वेल आउट होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्वेल आउट आपका टिश्यू हो रहा है इसको मेडिसिन की जुबान के अंदर जो है वो आप एडिमा बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपका जो है एडिमा किसी टिश्यू के अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसकी रीजंस या तो यहाँ पर पड़ी हुई होंगी या यहाँ पर पड़ी हुई होंगी। दैट मीन्स या तो फ्लूइड जो है वो अल्टीमेटली जो है वो आपका सक आउट नहीं होगा, तो रीजंस या एसेंट के ऊपर होंगी या फिर आपके एसेंट के ऊपर जो आपके जो डायनामिक्स हैं जो कि इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपका फिल्ट्रेशन जो है होगा। और ये कि अगर ये खराब है, यानी कि जो है आपका जो प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैपिलरी पे एग्जिस्ट करता है, और आपका वो प्रेशर जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है उसको आपने जो है मॉनिटर करना है। इसी तरह से जो पाए है ये आपके उस प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है आपके कैपिलरी के अंदर भी, और वो जो कि आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी जो है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि आपका जो लॉ है वो स्टेट करता है कि यदि एब्रेशन होना है तो वो दो बेसिकली जो है वो प्रेशर्स के ऊपर एग्जिस्ट करता हो। जो पी है ये बेसिकली हाइड्रो प्रेशर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस बेसिकली वो प्रेशर जो पानी की वजह से हो, और आपका जो ब्लड है उसमें जो पानी का कंपोनेंट होता है वो बेसिकली प्लाज्मा होता है, यानी कि वो प्रेशर जो कि प्लाज्मा की वजह से जो है वो डेवलप है। और अगर हम इस पर्टिकुलर प्रेशर को आम जुबान के अंदर बात करें तो ये बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर है। जिस चीज को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं बीपी ऑपरेटर्स के साथ, वो बेसिकली आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो होता है।
तो जो प्रेशर है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी में कितना है और आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है उसमें कितना है। इसी तरह से जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रेशर है, जिसको आम जुबान के अंदर जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कहा जाता है। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो कि आपके सॉल्यूट्स की वजह से जो क्रिएट होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। प्लाज्मा के अंदर जो सबसे बड़ा ऑस्मोटिक आपका एजेंट पड़ा हुआ होता है वो आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो हम लोग जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं वो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो है वो डेवलप होता है उसको ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कहा जाता है। ऑस्मोटिक नहीं कहा जाता, ऑनकोटिक कहा जाता है। तो ये जो पाई है ये आपका ऑनकोटिक प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन है कि आपके कैपिलरी के अंदर कितना एग्जिस्ट करता है और आपका जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है वो उसमें कितना एग्जिस्ट करता है। तो दो प्रेशर्स या दो फोर्सेस इस बात को इंश्योर करेंगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक आपका ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर, आपका ऑनकोटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर। ये चार जो है वो फोर्सेस इस बात को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगी कि आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन कितनी होगी। और अगर इन चार फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के अंदर भी एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो जाए तो फिर अल्टीमेटली जो डिसऑर्डर आप डेवलप करते हैं दैट इज एडिमा, जहां पर आपका जो लोकल टिश्यू है वो स्वेल अप होना जो है वो शुरू हो जाता है। इसको आम जुबान के अंदर हम लोग जो है एडिमा कहते हैं। इसमें जो है वो इसने प्रेशर जो है वो दिखाए हुए हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्रॉक्सीमेट। अभी हम लोगों ने जो है वो चार जो फोर्सेस जो है उसको देखा है। ये कैपिलरी के आर्टीरियल एंड के ऊपर भी दिखा रहा है, कैपिलरी के वेन्युलर एंड के ऊपर भी दिखा रहा है, और फिर मेन फोर्सेस भी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। वी जस्ट हैव अ लुक। कैपिलरी का जो आर्टीरियल प्रेशर है आर्टीरियल एंड के ऊपर ये 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। जबकि जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमने कहा कि क्वांटिनली इंटरस्टिशियल फ्लूइड सक हो रहा होता है, तो आपका आर्टीरियल जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल आपका प्रेशर एग्जिस्ट करता है वो माइनस आपका जो 3 के करीब होता है। और जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये कलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन का जो है प्रेशर है, और इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी जो है कहते हैं। तो ये 8 के करीब होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 41 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जो फोर्स है वो लग रही होती है, जिसके जरिए आप फ्लूइड को आर्टीरियल एंड के ऊपर कैपिलरी के बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। 30 का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी में एग्जिस्ट करता है आर्टीरियल एंड के ऊपर, 8 का जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और ये जो 3 की फोर्स है बेसिकली ये नेगेटिव फोर्स है, यानी कि आप -3 के जरिए फ्लूइड को खींच रहे हैं। तो बिकॉज कि ये भी आपका एडअप हो रहा है फ्लूइड की मूवमेंट आउटसाइड द कैपिलरी के अंदर, तो ये फोर्स भी यहाँ पर एडअप हो जाती है। तो ये 41 का प्रेशर जो आपका कैपिलरी के एंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जबकि आपका जो इंटरस्टिशियल कंपार्ट जो इसका जो क्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका पड़ा हुआ होता है कैपिलरी के अंदर इटसेल्फ, वो आपका जो है 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होता है। तो 3 फोर्सेस। हम लोगों ने एक बात जो है उसको इस्टेब्लिश किया था कि जिस साइड के ऊपर आपका प्रोटीन पड़ा हुआ होगा, जिस साइड के ऊपर आपका आयन जो है वो पड़ा हुआ होगा, पानी जो है उसी साइड के ऊपर जो है मूव करने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज कि ये ऑस्मोटिक अपना जो प्रेशर होता है उसके जरिए पानी को खींचने की कैपेसिटी रखता है। तो जिस साइड के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, पानी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ज्यादा जो है वो खींचेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कैपिलरी के अंदर हमारे पास जो आपका कैपिलरी प्रेशर है ये पुश आउट कर रहा है। आपका जो इंटरस्टिशियम के अंदर जो आपका क्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ा है ये इसको खींच रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का क्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बिकॉज ये नेगेटिव होता है तो ये भी इसको जो है वो खींच रहा है। तो 41 की फोर्स के साथ आप फ्लूइड को मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कैपिलरी है उसके अंदर 28 मिलीमीटर ऑफ जो मर्करी है उसका प्रेशर पड़ा हुआ है, जो कि फ्लूइड को वापस अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी रखता है। तो 41 की फोर्स आउटसाइड लग रही है और 28 की फोर्स इनसाइड जो है वो लग रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो टोटल फोर्स आप आर्टीरियल एंड के ऊपर लगाते हैं जिसके जरिए आप फ्लूइड को बाहर के जाने पुश करते हैं, दैट इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
इसका अगर हम ऑपोजिट देखें जो कि आपका एग्जिस्ट करता है वेन्यूलर एंड के ऊपर जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो कैपिलरी प्रेशर है इसमें से पानी निकल चुका होता है, तो ये ड्रॉप कर चुका होता है 10 के करीब करीब, जबकि आपका जो इंटरस्टिशियल नेगेटिव प्रेशर है और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि आपका इंटरस्टिशियल में एग्जिस्ट करता था वो नॉर्मल रहा है। तो 21 की फोर्स आपकी जो है वो पुश कर रही है आपके फ्लूइड को बाहर की तरफ, जबकि जो आपकी 28 की फोर्स है वो वैसी की वैसी जो है आपकी एग्जिस्ट करती है जैसी कि आपकी पहले वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो अब यहाँ पर 21 की फोर्स पुश आउट कर रही है, जबकि 28 की फोर्स जो है वापस इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो अब यहाँ पर 7 मिलीमीटर ऑफ फोर्स के साथ जो है वो आप फ्लूइड को सक इन कर रहे हैं, यानी कि वापस उसको इंटरस्टिशियम से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ 13 की फोर्स के साथ आप फ्लूइड को बाहर की तरफ पुश कर रहे थे, और यहाँ वेन्यूलर एंड के ऊपर 7 की फोर्स के साथ जो है आप अल्टीमेटली फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो डंप आउट नहीं हो रहा होता। अगर हम इसके मीन जो है वो वैल्यूज हैं उसको लें, तो आपका जो मीन कैपिलरी प्रेशर है वो 17.3 के करीब है। ऑनकॉट जो आपका जो इंटरस्टिशियल का ऑनकॉटिक प्रेशर है और इंटरस्टिशियल का जो फ्लूइड प्रेशर है वो आपका वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ा है। जो टोटल फोर्स आपकी बाहर की तरफ लग रही होती है दैट इज 28.3, जबकि ऑनकॉटिक प्रेशर जो है आपका स्टेबल रहता है कैपिलरी के अंदर, दैट इज 28, अनलेस एंड अनटिल लिवर या फिर आपका कटिंग का कोई डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। तो जो टोटल मीन फोर्स आप लगाते हैं दैट इज ओनली 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसके जरिए आप कैपिलरी एंड पेपर फ्लूइड को प्रोड्यूस करवाते हैं और आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो उसको जो डेवलप करते हैं, और यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ से नेगेटिव प्रेशर से सक आउट होकर आपके लिम्फेटिक कंपार्टमेंट के अंदर डंप आउट हो जाता है। तो अगर इन पर्टिकुलर फोर्सेस के अंदर जो कि आपकी एग्जिस्ट करती हैं कैपिलरी के अंदर, आपका जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर उसमें कोई खराबी डेवलप हो जाए तो डेवलप हो सकता है, दैट इज एडेमा, जिसको आम जुबान के अंदर जो है वो स्वेलिंग आप कहते हैं या सोजन जो है वो कहते हैं। तो ये हम कल देखेंगे कि किस वजह से एडिमा जो है उसको डेवलप हो सकता है, और इन पर्टिकुलर फोर्सेस को भी जो है हम कल जो है वो दोबारा से एक जो है वो गो थ्रू देखेंगे। सो दिस इज ओवर फ्रॉम माय स्टूडियोज फॉर टुडे।